नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय। इस अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उन दोस्तों से जिन्होंने क्या है कि हमारे चैनल को हाल फिलहाल में क्या सब्सक्राइब किया, उनका वेलकम है अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन में। तो अपने बात करते हैं किसकी, इतिहास की। दरअसल पिछली क्लास में भी मैंने बताया था अकबर के बारे में कि किस तरह से जो अकबर है उसका शुरुआती शासनकाल रहा। आज अपने क्या है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल हालांकि एक महत्वपूर्ण है उसके बारे में क्या बात करेंगे। किसके बारे में? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में अपने आज बात करेंगे कि किस तरह से जो बैराम खां था उसने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। और किस तरह से क्या है कि उसकी बैराम खां की मृत्यु होती है, कैसे युद्ध होता है, उसके बाद में क्या है कि अकबर जो होता है वो अपने वजीर का पद क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। उसके बारे में सारी की सारी कहानी अपने बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या है कि जैसे हर रोज की क्लास में मैं एक ना एक आपको क्या है कि जागरूकता वाली बात बताता हूँ, वैसे आज अपने क्या जागरूकता वाली बात शुरुआत में कर लेते हैं। दरअसल पिछली क्लास में मैंने क्या है कि एक व्हाइट फंगस और एक ब्लैक फंगस के बारे में बात की थी। पिछली क्लास में क्या है कि अपन इन सब चीजों के बारे में क्या बात करके गए थे। अच्छा, ये जो दो फंगस हैं ये हाल फिलहाल में क्या है चर्चा में थे। हाल फिलहाल में क्या थे? ये दोनों फंगस चर्चा में थे। अब क्या है, एक नया ही फंगस आ चुका है। दरअसल आपने कईयों ने क्या है कि 24 मई का जो अखबार है वो पढ़ा होगा। उसमें क्या है कि एक येलो फंगस जो था, एक नया फंगल इन्फेक्शन सामने आया है। क्या? एक येलो फंगल या फिर फंगस, ठीक है, क्योंकि फंगस रोग है ये, इसीलिए येलो फंगस, एक नया फंगस सामने आ चुका है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी गहराई में बात करूं तो जो व्हाइट और ब्लैक फंगस जो था ये अभी तक क्या है कि अपने आंतरिक भागों को क्या कर रहे थे? प्रभावित कर रहे थे। जैसे ब्लैक फंगस जो है आंखों को प्रभावित करता था। क्या करता था? आंखों को प्रभावित करता था। जो व्हाइट फंगस जो है वो नाखून में, अपने त्वचा पर, इस तरह से क्या है कि ये हो रहे थे। अभी तक आंतरिक भागों को क्या अपने क्या प्रभावित किया जा रहा था। अब जब बात आती है किसकी? इस येलो फंगस की। ये एक नया फंगस आया है। फंगल इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया। जो दाद, खाज, खुजली जो होते हैं वो फंगस होते हैं, ठीक है, वो फंगस रोग होते हैं। उसके बारे में पढ़ के पिछली क्लास में बहुत सारी बातें कर ली। इस क्लास में क्या येलो फंगस के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसका एक मात्र, क्योंकि ये तो जागरूकता वाली बात है। दरअसल होता क्या है कि ये जो फंगल्स इन्फेक्शन आ रहे हैं ये अभी तक एक दो या तीन या ज्यादा 4। ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो 15 एक मरीज मिले इसके, और इसके अगर मैं बात करूं 4-5 इसके मिले हैं व्हाइट फंगस के। और अब जो येलो फंगस आया है अभी तक इसका क्या है? एक मात्र मरीज मिला है। और वो भी कहां पर मिला है? गाजियाबाद के अंदर मिला है। कहां पर मिला है? गाजियाबाद के अंदर मिला है, यूपी में। और वो भी क्या है, उस व्यक्ति को, उस जो एकमात्र जो मरीज है वो डायबिटीज का मरीज था। क्या था? डायबिटीज। एक चीज कॉमन मिली है सब में कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और जो क्या येलो फंगस है उस सभी में क्या है, एक चीज डायबिटीज कॉमन पाएगी कि जो डायबिटीज का मरीज है उसको क्या ये जल्दी से जल्दी हो जाती है। अच्छा, यहां पर क्या था कि जो गाजियाबाद में क्या एकमात्र जो मरीज मिला है वो व्हाइट फंगस से भी ग्रसित है, ब्लैक फंगस से भी ग्रसित है और येलो फंगस भी इसमें पाया गया है। क्या है ये येलो फंगस? क्या कारण है? क्या इसके लक्षण रहते हैं? उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, क्योंकि जागरूकता वाली बात है। अपने इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इतिहास की बात पढ़े करेंगे अकबर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी? येलो फंगस की। किसकी? येलो फंगस। अच्छा, ये येलो फंगस जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये किसमें पाया गया था? सरीसृप जानते हो क्या? जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली है और गिरगिट है, ये जो क्या होते हैं सरीसृप होते हैं, सबसे पहले इनमें देखा गया था। ये है क्या? येलो फंगस। ये एक मवाद है। क्या है? मवाद है, जिसको अपने पस कहते हैं ना, वो है जो सबसे पहले सरीसृप, छिपकली वगैरह, गिरगिट है, इनमें सबसे पहले रेंग कर चलने वाले सांप है, इनमें देखा गया था। ये क्या है कि अभी तक इंसान या मनुष्य में नहीं आया।
ये किसमें नहीं आया अभी तक, इंसान या मनुष्य कह दूं मैं, तो उसमें अभी तक नहीं आया। इसकी अगर मैं आपको लक्षणों की बात करूं तो लक्षण देखो कैसे हैं भाई। इसमें भूख न लगना, मतलब आपको अगर भूख नहीं लगती तो फिर क्या है, मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि मुझे फंगल है, हालांकि है नहीं, अभी तक इसके लक्षण निर्धारित हुए, ठीक है। अच्छा, भूख न लगना, और इसके बाद क्या है, आपके वजन का कम होना, आपका अगर वजन कम हो रहा है, वजन का कम होना, भूख न लगना, वजन का कम होना, और इसके बाद नींद न आना, नींद न आना, और डायबिटीज तो फिर सब में कॉमन है। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। और कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं कि इसका जो कारण है वो गंदगी है। भाई साहब, जो गंदगी में रहेगा ना उसको तो फिर इन्फेक्शन, संक्रमण होता ही होता है। गंदगी सबसे बड़ा कारण है। देखो, गंदगी में तो आप मान लीजिए कि जो गंदगी में रह रहा है तो उसको तो फंगस से वैसे के वैसे ही हो जाता है। और अभी तक क्या है, इसका ऑल इंडिया में एक ही मरीज मिला है, वो भी कहां पर, गाजियाबाद के अंदर। तो मान के चलिए अभी तक ये क्या है, निर्धारित कैसे हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हालांकि इसके देखो एक मरीज के आधार पर सारे लक्षण भी निर्धारित कर दिए और देखो कारण भी बता दिए। तो थोड़ा सा क्या आप जागरूक रहिए इसके बारे में। तो ये थी क्या, जो अपने आज की जो जागरूकता वाली खबर थी। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में। देखो, ये बात आप उन तक पहुंचाइए जिन तक आपको ये बात पहुंचानी है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप भी आगे क्या है, इस बात को आगे जरूर पहुंचाइए। तो आज अपनी बात करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। आप कह रहे हो अकबर के बारे में कई दिनों की बात करते हो। हाँ, अकबर का जो शासनकाल है मुगल काल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने क्या अकबर के बारे में क्या है कि थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करते हैं। अच्छा, अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं जैसे बता रहा था शुरुआत में क्लास के, कि अपने क्या बैराम खां के बारे में बात करें। दरअसल होता क्या है कि जो बैराम खां है, कौन है बैराम खां? बैराम खां अकबर का संरक्षक है। कौन है? बैराम खां अकबर का संरक्षक है। और दायमा कौन थी? महामंगा थी। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। बैराम खां क्या है कि अकबर का संरक्षक है। अभी तक अपनी स्टोरी कहां तक पहुंची थी कि जो हेमू होता है, पिछली क्लास में मैंने पानीपत का युद्ध आपको पढ़ा है, अकबर और हेमू के मध्य होता है। हेमू क्या करता है कि विजय पाता है, और उसके बाद में क्या है कि पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें क्या हेमू हार जाता है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बैराम खां के द्वारा। अब स्टोरी बैराम खां में आती है। किस तरह से स्टोरी आई कि बैराम खां क्या है कि सत्ता के लालच में, किसके लालच में? सत्ता के लालच में। अब भाई देखो, लालच सत्ता का हर किसी को हो जाता है, ये मान के चलो आप। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा। आप दिल्ली सल्तनत जब पढ़ोगे तो उसमें आपको अनेकों जगह क्या है इस तरह की कंडीशंस मिलेंगी। आप अशोक को उठा के देख लीजिए, आप क्या है कि बिंबिसार को उठा के देख लीजिए, आपको ये सारी की सारी कंडीशन मिल जाएगी। और आगे जब आप जाओगे, शाहजहां का काल पढ़ोगे तब भी, औरंगजेब का शासन काल पढ़ोगे तब भी आपको ये सारी इतिहास में ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर अब बात करूं मैं तो सत्ता का जब इसको लालच आया तो इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? इसने विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह कर दिया? अकबर का विद्रोह कर दिया। एक तलवाड़ा का युद्ध होता है। किसका? तलवाड़ा का युद्ध होता है। इस तलवाड़ा का युद्ध अगर बात करूं 1560 ईस्वी में होता है। ये होता है बैराम खां और किसके मध्य? बैराम खां वर्सेस अकबर की तरफ से। इसमें पीर खां भाग लेता है। कौन लेता है? पीर खां भाग लेता है। ये जो पीर खां होता है ये इस बैराम खां को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में क्या है, इसको पेश किया जाता है अकबर के सामने कि लीजिए आप इसको देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पर बड़ी अच्छी सुंदर बात मिलती है। अकबर जो होता है ना, बैराम खां को अपने पिता के समान मानता था। क्या करता था? अपने पिता के समान मानता था। अब भाई कोई अपने पिता को किस तरह से सजा दे सकता है? अपनी आंखों के सामने खुद कोई अपने पिता को मार देगा? हालांकि मार सकता है, बट वो ही मार सकता है जिसको क्या है कि इस रिश्ते की क्या है, कदर ना हो। पिता के समान मानता था कौन? अकबर। किसको? बैराम खां को। तो इसने क्या किया कि इसको मारा नहीं। क्या नहीं किया? मारा नहीं, माफ कर दिया। दुख तो बहुत आया था पर इसको माफ कर दिया। इसको कहा कि क्योंकि बैराम खां जो था पापा के समान था, जिसको कहा कि बाबा आप ऐसे करिए कि आप दरगाह भेजिए, ये अजमेर की दरगाह के लिए चल देता है।
अजमेर की दरगाह की यात्रा के लिए ये चल देता है। वहां से अजमेर जानते हो ना, राजस्थान, कहां पर, राजस्थान में। जो राजस्थान से है उनको तो ये चीज पता होगी, ठीक है, ये राजस्थान से है। अच्छा, अजमेर की दरगाह के लिए जब ये जा रहा होता है तो गुजरात का पाटन नामक स्थान, सरस्वती नदी के किनारे पर आप देखोगे तो एक पाटन नामक स्थान है। उस पाटन नामक स्थान पर क्या होता है कि एक मुबारक खान नामक अफगान होता है, वो क्या कर देता है, मार लेता है। किसको, बैराम खान को। क्यों मारता है, क्या कारण रहता है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी क्या इस पे बात कर लेते हैं। किस तरह से कि जब इसको मारा उससे पहले विद्रोह करके आया था, कहां से, ये बात करते किसकी, बैराम खान की। देखो थोड़ा सा मैं अगर मैं बात करूं किसकी, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत जो उसकी बात कर रहा हूं, ये है गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो सरस्वती नदी बहती है, वहां पर क्या है कि यहाँ पर एक स्थान है इसके किनारे, क्या स्थान है, पाटन। इस पाटन नामक स्थान पर क्या है, क्योंकि अजमेर के लिए जा रहा था, कौन जा रहा था अजमेर के लिए, बैराम खां। बैराम खां अजमेर के लिए जा रहा था दरगाह पर। रास्ते में क्या है कि इस पाटन नामक स्थान पर क्या है कि बैराम खां की क्या कर दी जाती है, 1560 ईस्वी में बैराम खां की 1560 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है, कर दी जाती है। और हत्या कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना, मुबारक खां। कौन, मुबारक खां, ये एक अफगान था। अच्छा, इसकी मृत्यु का इसने जायजा क्यों लिया, आखिरकार इसको क्या लेना देना था बैराम खां से, किसने बैराम खां को मार दिया। बात है कब की, 15 मई 1555 ईस्वी। याद करो, जब मैंने क्या है कि हुमायूं के शासनकाल में एक युद्ध पढ़ाया था आपको, कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये मच्छीवाड़ा का युद्ध। अच्छा, मच्छीवाड़ा का जो मैदान है लुधियाना में है, पंजाब के, ये चीज याद रखना, ठीक है, कहां पर है, लुधियाना के अंदर है, पंजाब में। अच्छा, ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में एक तरफ तो अफगान होते हैं, और उन अफगान में भी कौन कौन होता है, नसीब खां होता है भाई, कौन होता है, नसीब खां होता है, और कौन होता है, प्लस इसके साथ तातर खां भी होता है, कौन होता है, तातर खां। ये दोनों तो किसकी अगुवाई कर रहे थे, अफगान सेना की, और इनके विरुद्ध कौन था, वर्षिज अगर आपसे पूछ लिया जाए, हुमायूं था। और बात की जाए तो हुमायूं इस युद्ध में क्या होता है, विजयी होता है। और इस युद्ध में क्या है कि हुमायूं के लिए कौन, बैराम खां क्या कर रहा था, युद्ध की अगुवाई कर रहा था। और अब बात की जाए तो इस अब मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या होता है कि इस मुबारक खां अफगान का क्या है कि जो पिता था, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा जाता है। इसका जो पिता होता है वो क्या है, पिता मारा जाता है इस युद्ध में, किसके हाथों, बैराम खां के हाथों मारा जाता है। इसी चीज से क्या है, खफा होकर वो ये ठान लेता है कि मैं मारूंगा किसको, मुबारक खां को, सॉरी बैराम खां को। बैराम खां को क्या मैं मारूंगा, कौन धार लेता है, ये आपका मुबारक खां। तो इसी वजह से क्या होता है कि गुजरात के पाटन नामक स्थान पर क्या कर देता है, ये मार देता है बैराम खां को। बैराम खां की जब मृत्यु होती है तो क्या बात है, आंखों में आंसू आ जाते हैं किसके, अकबर के। देखो अकबर अब आंखों में आंसू लेके आ गए, क्योंकि देखो अकबर बहुत प्रेम करता था किससे, बैराम खां से, और वो नहीं चाहता था कि कभी भी मैं क्या अपने पिता पर हाथ उठाऊं या फिर मैं कभी इसको सजा दूं। इसीलिए उसने अजमेर दरगाह के लिए इसको भेज दिया था। और जब देखो इसकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है इसका, अकबर की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और इस चीज से क्या है कि एक वजीर, क्योंकि देखो वजीर के पद पर था ये, अकबर के किस पद पर था ये, वजीर के पद पर था। प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं ना अपने, वकील होता है, वकील, प्रधानमंत्री, वजीर, एक ही चीज, एक पद है, ठीक है। इस वजीर के पद पर था कौन, बैराम खां, अकबर के शासनकाल में, अकबर के अधीन। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या है कि कड़े से कड़े नियम अपनाता है कौन, अकबर। अकबर क्या करता है कि वजीर का पद समाप्त कर देता है और उस वजीर के पद के स्थान पर एक नया पद सृजित करता है। और उस नए पद के साथ क्या 4 और नए पद क्या है बनाता है वो, ताकि क्या है कि एक पद की जो शक्तियां हैं वो ज्यादा ना बढ़ जाए और वो पद क्या है ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। इसीलिए क्या है कि इसका ये कारण पूरा कर देता है कौन, अकबर कर देता है।
अकबर क्या करता है कि वजीर का जो पद होता है, वजीर का पद समाप्त कर एक नया, एक क्या करता है, नया पद सृजित करता है। क्या करता है? सृजित मतलब बनाता है। कौन सा पद बनाता है? वजीर के पद के स्थान पर एक दीवान का पद सृजित किया जाता है। कौन? दीवान का पद। दीवान के पद को पूरा कहा जाता है दीवान ए वजारत ए कुल। ठीक है, ये इस पद का पूरा नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वैसे दीवान का नाम बहुत है इतना। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपको कि इस दीवान के पद पर सबसे पहले अकबर के काल में कौन सा व्यक्ति बिठाया गया था, तो वो था मुजफ्फर शाह। कौन सा? मुजफ्फर शाह। ये मुजफ्फर शाह जो थे, इनको क्या है कि सबसे पहले क्या बनाया गया? दीवान बनाया गया। कहां का? अकबर की शासनकाल का। वजीर के पद के बाद में जो दीवान का पद सृजित किया है, उस पद पर इसको बिठाया है। किसको? मुजफ्फर शाह को। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो जो मुजफ्फर शाह था, इसको क्या है कि वित्तीय, और देखो एक चीज याद रखना कि जो मुजफ्फर शाह है वो क्या है कि इस वजीर के पद को जब समाप्त करके दीवान का पद सृजित किया गया, उस पद पर बैठा है। कौन? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह की बात की जाए तो ये क्या है? इस पद पर प्रथम व्यक्ति है। क्या है ये? प्रथम व्यक्ति है जो इस पद पर क्या है कि सबसे पहले बैठा था। और इसको क्या है? वित्तीय और क्या है? राजस्व मामलों का अधिकारी बनाया गया। क्या किया गया? इसको वित्तीय और राजस्व जो मामले होते हैं उसका अधिकारी इसको बना दिया गया। अच्छा, इस दीवान के पद के साथ में क्या है, जैसे कुल 4 पद, कुल कितने? 4 पद सृजित किए थे अकबर ने। एक तो था नंबर 1 दीवान। दीवान के बारे में मैंने क्या आपको बता ही दिया कि इसके कौन कौन से अधिकार थे। इन अधिकारों का इसके पास में जायजा था। ठीक है, फिर मीर बख्शी। कौन सा? मीर बख्शी। इस मीर बख्शी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप कि सैनिक विभाग का जो देख रेख करता था, यानी उसका जो प्रमुख किसको बनाया गया? आपके सैनिक विभाग का जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया? आपके मीर बख्शी को बनाया गया। नंबर 3 आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना कि सदर ए सदूर। कौन सा? सदर ए सदूर। ठीक है, सदर सुदूर भी कह देते, सदर ए सदूर भी कह देते। ठीक है, ये धार्मिक विभाग का प्रमुख था। क्या था ये? धार्मिक विभाग का क्या था? प्रमुख था। कौन? ये पद है, और इस पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? जैसे सदर सदूर को धार्मिक विभाग का प्रमुख बनाया गया और मीर बख्शी को सैनिक विभाग का प्रमुख बनाया गया। दीवान के पास वित्तीय और राजस्व मामलों का अधिकार था। और मोस्ट इंपोर्टेंट अंत में मीर सामा। कौन सा? मीर ए सामा। ये जो मीर ए सामा था, ये जो घरेलू जो भी था, मतलब घरेलू वाद विवाद जो हो जाता था, या फिर मतलब जैसे कारखानों का निरीक्षण करना या दावतों पर जाना, जहां अपने राष्ट्रपति जाता है ना, उस तरह से, मतलब ठीक है, ये जो घरेलू विभाग का जो भी कार्य होता था, उस कार्य को क्या है ये संपूर्ण करता था। यानी कि उसमें ये क्या है? प्रमुख था, उसके अधिकार इसके पास थे। मतलब कारखानों वगैरह में जाना, निरीक्षण करना, उसका कारखानों का क्या करना? निरीक्षण करना, और उस कारखानों में निरीक्षण कर उसके बाद में दावतों में जाना, ये सारे काम किसके थे? उस टाइम अकबर के काल में आपके मीर सामा के पास थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज याद रखना कि ये जो सारे के सारे पद हैं, ये किसके बाद में सृजित हुए हैं? जो वजीर का जो पद था उसको समाप्त कर दिया अकबर ने, और ये 4 नए पद क्या कर दिए? सृजित कर दिए। तो ठीक है, ये थी अपनी किसके बारे में बात? आपके बैराम खां, और उसके बाद में उसके क्या है? पदों के बारे में बात अकबर के शासनकाल में। अच्छा, अब अपने क्या है कि कल बात करेंगे किसके बारे में? गर्मी बहुत है भाई, गर्मी की वजह से क्या है कि ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़ा हो पाना क्या है कि मेरे लिए थोड़ा सा बस से बाहर हो जाती है, क्योंकि अभी तक क्या है कि हमारे स्टूडियो में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक कमेंट करते रहिए। फिर अपने क्या है कि बच्चा अच्छा सा स्टूडियो बनाएंगे और इस बाबा साहब के चैनल को खूब उन्नति पर लेके चलेंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आपका ये हमारी तरफ से वेलकम है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताऊं तो कल किसके बारे में? कल अपने क्या है कि मालवा अभियान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मालवा
अभियान के बारे में बात करेंगे। आप क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि मालवा अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसके बारे में, अकबर के बारे में। इससे पहले थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ, जैसे कि जो 1558 ईस्वी में, 1558 ईस्वी में क्या होता है कि 1558 ईस्वी में आपको पता होगा कि जो राजपूत जो थे ना अपने, जो कछवाहा वंश के जो शासक थे, वो सारे के सारे क्या है कि बिना लड़ाई लड़े क्या मुगलों के अधीन आ गए थे। उसी तरह से क्या है अजमेर क्या है बिना लड़े, अजमेर क्या है बिना लड़े ही किसके, अकबर के अंडर में आ गया था, उसको लड़ाई करनी नहीं पड़ी थी अकबर को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी ग्वालियर की, 1559 ईस्वी की बात है, 1559 ईस्वी की बात है कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर का शासक था रामसा। कौन था? रामसा। इस रामसा के साथ क्या युद्ध होता है इस ग्वालियर के शासक के साथ में अकबर का, और अकबर का सेनापति मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है किया खां था। अकबर का जो सेनापति था कौन था? सेनापति कौन था? किया खां। इस किया खां ने क्या किया, इस रामसा को, किसको? इस रामसा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में क्या है, ग्वालियर को क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज याद रखना कि 1558 की अपने बात कर ली, 1559 की बात कर ली, और 1560 में अभी भी मैं क्या है तलवाड़ा के युद्ध की बात करके गया। कल अपने क्या मालवा अभियान के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास अपने क्या है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात मैंने अभी अभी कही है प्लीज शेयर जरूर कीजिए आप क्लास को, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी जागरूकता है या फिर जो इतिहास की 1-2 प्रश्न भी इसमें से बनेंगे तो वो बहुत है। वो किस तरह पहुंच पाएंगे उन बच्चों तक जिनको इस चीज की जरूरत है। तो आपका क्या है कि मैं इस तरह से आभार व्यक्त करता हूं अगर आपने क्या किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किया। धन्यवाद, इसके लिए आपका धन्यवाद।